नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेर शाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था की। तो आइए देखते हैं कि शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। शेर शाह सूरी जो शासक था वो किसानों का एक सच्चा हितैषी आप कह सकते हैं उसको। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसानों के प्रति शेर शाह सूरी के मन में बहुत बड़ी संवेदना थी, बहुत गहरी संवेदना थी। ये कैसे पता चला मुझे? उसके एक स्टेटमेंट से। शेर शाह सूरी ने क्या स्टेटमेंट दिया? शेर शाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसान निर्दोष होते हैं, वो सत्ताधारियों के सामने झुक जाते हैं, इसीलिए अगर मैंने किसानों का शोषण किया तो वो राज्य को छोड़ करके पलायित कर जाएंगे, और जब वो राज्य को छोड़ करके पलायित कर जाएंगे तो मेरा राज्य वीरान हो जाएगा और उसे खुशहाल होने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा। और शेर शाह सूरी का ऐसा स्वभाव होने का एक कारण था। कारण क्या था? शेर शाह सूरी जिस घर से निकला था वो घर कोई राजघराना नहीं था, बल्कि एक जागीरदार का घर था। जागीरदार, उसके पिता थे हसन खां सूर, जो कहाँ के जागीरदार थे? सहसराम और खवासपुर के। तो शेर शाह सूरी का जो बचपन था वो किसानों के बीच बीता था। और शेर शाह सूरी का बचपन अगर किसानों के बीच बीता है तो किसानों के पीड़ा को, किसानों के दर्द को, किसानों के हर एक समस्या को वह बहुत करीब से समझता था। और करीब से समझने का कारण ये था कि वह किसानों के बीच में ही रहा था, किसानों के बीच में रहा था, किसानों की पीड़ा को बहुत करीब से समझता था। इसीलिए प्रशासक बनने के बाद, इसीलिए दिल्ली का राजा बनने के बाद उसने बहुत सारा काम किस पर किया? भू राजस्व पर किया। और साथ के साथ इस पर काम किया कि किस तरह से किसानों का शोषण रोका जा सके, किसानों को शोषण से बचाया जा सके। किसानों को शोषण से बचाने के लिए उसने काम क्या किया? आप पूछेंगे कि उस संवेदना तो थी और शोषण से बचाने के लिए काम भी किया, लेकिन काम क्या किया? तो मैं कहूँगा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसने किया कि उसने जागीरदारी टाइप की व्यवस्था को छोड़ करके कौन सी व्यवस्था को अपनाया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई भी जागीरदार या जमींदार नहीं होता है, कोई ठेकेदार नहीं होता है, सीधा सीधा सरकारी अधिकारियों के द्वारा किसानों से संपर्क किया जाता है। यानी सीधा संबंध सरकार और किसान के बीच में होता है। यानी शेर शाह सूरी और किसान के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा कुछ सरकारी अधिकारियों के द्वारा। और सरकारी अधिकारी कौन नियुक्त किया रहेगा? शेर खां। तो आप इस चीज़ को समझिए कि उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो सीधा संबंध किससे स्थापित किया? किसानों से। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भी बिचौलिया नहीं, बिचौलियों का सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया। अब देखिए दूसरा काम क्या किया? पहला काम तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आ गई, किसानों से सीधा संपर्क स्थापित हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव था, उसने अहमद खां नाम के एक अपने एक बहुत विश्वसनीय अधिकारी, आप कह लीजिए इतना विश्वसनीय अहमद खां था कि पूछो मत। और अहमद खां के नेतृत्व में उसने एक टीम बनाई और वह टीम बना करके भूमि की पैमाइश करवाई। उसने टीम बना करके क्या करवाया? भूमि की पैमाइश करवाया, यानी भूमि की नाप कराना शुरू किया। आप कहेंगे नाप कराने से, भूमि की नाप कराने से किसानों का शोषण कैसे रुक जाएगा? तो मैं कहूँगा भूमि की नाप कराने से किसानों का शोषण इसीलिए रुक जाएगा क्योंकि भूमि की नाप कराने के बाद वह किसानों को पट्टा देगा। आप कहेंगे लो भाई साहब, अभी तो नाप समझ में नहीं रहा, तो पट्टा बता दिया आप, ये पट्टा क्या होता है? तो आइए समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले उसने क्या किया? भूमि की पैमाइश कराई। और भूमि की पैमाइश कराई, और सिर्फ पैमाइश नहीं कराई बल्कि भूमि के पैमाइश कराने के बाद, भूमि को नापने के बाद उपज का अनुमान लगा दिया, उपज का अनुमान लगवाया। इसमें बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स थे अहमद खां की टीम में। वो क्या करते थे? वो भूमि की पैमाइश करते थे और साथ साथ में उपज का अनुमान लगा देते थे कि इस खेत से कितना पैदा होता है। एक क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा पूछता है कि जो भूमि की पैमाइश करवाई शेर शाह सूरी ने, उसमें पैमाना क्या यूज किया गया? पैमाना क्या यूज किया गया? तो गजे सिकंदरी का यूज किया गया। बहुत लोग ये गजे सिकंदरी ही रटते रह जाते हैं कि शेर शाह सूरी ने भूमि नाप के लिए कौन सा पैमाना अपनाया, तो आप कह दीजिए गजे सिकंदरी। और एक आध बार क्वेश्चन बन जाता है किसकी रस्सी से बना था वो, तो आप कहेंगे सन की रस्सी से बना था। तो ये बहुत ज़्यादा याद करने का विषय ये नहीं है,
याद करने का विषय और समझने का विषय क्या है कि आप उसकी इस व्यवस्था को समझें, ताकि आपके मन में आपका दिमाग खुले और आप कभी प्रशासक बने तो आपको समझ में आए कि किस स्तर पर हमें काम करना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि भूमि की पैमाइश करने में जो अहमद खां की टीम थी या शेरशाह सूरी ने किस पैमाने का इस्तेमाल करवाया, गजे सिकंदरी का। हाँ, इसका नाप आप हमें कमेंट करके बताएंगे, गूगल पर खोज करके। मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा हूँ ताकि आप भी कुछ प्रयास करें, क्योंकि सारा प्रयास मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक, इसकी नाप आप हमें क्या करेंगे, गूगल वगैरह सर्च करके बताइए कि गजे सिकंदरी कितना बड़ा होता था। मैं मेन बात पे आता हूँ। मेन बात क्या थी कि अहमद खां की जो टीम थी, अहमद खां के नेतृत्व में जो टीम काम करती थी, वो भूमि का पैमाइश करवाती थी, और भूमि की पैमाइश के साथ साथ उसने क्या किया, उपज का अनुमान लगा दिया कि एक भूमि को नाप दिया। और इतने टैलेंटेड ऑफिसर्स थे, इतने अच्छे ऑफिसर्स थे कि वो जानते थे, या किसानों के बीच रह करके ज़मीन को देख करके चेक करके ये जान जाते थे कि इस भूमि से कितनी उपज हो सकती है। और जब यह पता चल गया उनको कि इस भूमि से कितनी उपज हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, किसानों को पट्टा देते थे। पट्टा कुछ नहीं है, पट्टा एक राजकीय पत्र है। पत्र क्या है, देखिए समझिए इस बात को। आप कहेंगे वो पत्र में लिखा क्या होता है, तो उस पट्टा नामक पत्र में लिखा होता था, एक तो क्षेत्रफल लिखा होता था ज़मीन का, कि यानी इस किसान के पास कितनी ज़मीन है। ठीक, एक तो क्षेत्रफल लिख दिया, दूसरे उपज का अनुमान जो लगा था कि इतनी फसल इसमें पैदा होगी, तो उत्पादन लिख दिया कि इतनी उत्पादन इसके अंदर पैदा होगा। समझ में आ गई बात। पहला क्षेत्रफल लिख दिया कि इतना खेत इसके पास है, दूसरा लिख दिया कि इतना उत्पादन इस ज़मीन से होगा, और तीसरा क्या लिख दिया, तीसरा लिख दिया कि कितना आपको भू राजस्व देना है, यानी इस ज़मीन पर कितना लगान आपको देना है, कितना टैक्स आपको देना है, कितना भू राजस्व आपको देना है किसान को। समझ में आ गई बात। अब पूछेंगे कितना होता था टैक्स, तो मैं कहूँगा जो उत्पादन होता था उसी उत्पादन या उसी उपज का 1/3 भाग टैक्स था। यानी अगर पूरे खेत में 3 यूनिट अनाज पैदा हो रहा है, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट कौन लेती थी, सरकार लेती थी या शेरशाह सूरी लेता था। ठीक, अगर 6 यूनिट है तो 2 यूनिट सरकार ले लेगा, कुल मिला के 1/3 हिस्सा। अगर 6 कुंटल अनाज पैदा हो रहा है तो 6 से 3 से भाग दे देंगे, तो 2 कुंटल कौन लेगा, शेरशाह सूरी लेगा। इस तरह का सिस्टम था, आप समझिए इस बात को। तो पट्टा दिया, पट्टा दे दिया। पट्टा में क्या लिखा कि कितना खेत है, उसमें उत्पादन कितना होगा और देना कितना है तुमको, तो 1/3 हिस्सा उसका लिख दिया, इतना देना है। और देने पट्टा किसान के पास रहता था। सरकार यहाँ पे मुहर लगा करके, शेरशाह सूरी की मुहर वगैरह, अधिकारियों की मुहर वगैरह लगा करके पट्टा किसको दे दिया जाता था, किसान को दे दिया जाता था कि भैया आप ये पट्टा अपना पकड़ लीजिए, इतना आपके पास खेत है, इतना राजस्व देना है। और किसान से ये कहा जाता था कि आप इस पट्टा का एक कबूलियत पत्र या एक सहमति पत्र हमको दीजिए। सहमति पत्र क्या था, किसान अपनी तरफ से लिख करके देता था कि हाँ साहब इतना मेरा उपज होगा इस खेत से, क्योंकि ये भी डर था ना कि अधिकारी मान लो क्या किया, अधिकारी मान लो उपज मान लो 2 ही कुंटल होनी है, अधिकारी कह रहा 6 कुंटल उपज होगी, तो इससे भी बचाना था ना। तो किसान भी उस पर सहमत होना चाहिए कि हाँ इतनी उपज होगी मेरी, तो किसान भी अपना सहमति पत्र लिख करके देता था कि हाँ साहब हमारे खेत से इतना उपज होगी और मैं इतना उपज का इतना हिस्सा आपको भू राजस्व के रूप में दूंगा। तो पट्टा कौन देता था, पट्टा सरकार देती थी किसान को, और सहमति पत्र कौन देता था, सहमति पत्र किसान देता था सरकार को। ठीक, पट्टा सरकार देती थी किसान को और सहमति पत्र किसान दे देता था सरकार को। ठीक, अब देखिए इस बात को होता क्या है कि आप पूछेंगे ये पट्टा सिस्टम लागू करने के बाद किसानों का शोषण कैसे रुक जाएगा, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए पट्टा सिस्टम लागू होने से 2 स्तर पर काम होगा, 2 स्तर पर काम होगा। कैसे स्तर पर काम होगा, 2 स्तर पर। कैसा, पहली बात ये होगी कि ज़्यादा लगान कोई अधिकारी नहीं वसूल कर पाएगा। ठीक, मान लो कि पहले, क्योंकि किसान को तो पहले से ही लिख करके दे दिया कि तुम्हें इतना ही देना है चाहे कैसी भी फसल हो, तो ज़्यादा टैक्स वसूली नहीं कर पाएगा। मान लो 3 कुंटल किसी खेत का लिखा गया किसी किसान का और 1 कुंटल देना है, और अधिकारी आकर के किसान से मांगने लगा 2 कुंटल, तो किसान ऐसे पट्टवा अपना निकाल के पट्टा दिखा देगा कि देखो तुम्हारे पापा का सिग्नेचर है यहाँ पे शेरशाह सूरी का, जो हमसे कितना बोले हैं, 1 कुंटल बोले हैं। ठीक, तो पहली बात तो ज़्यादा टैक्स नहीं वसूल कर पाएगा कोई पट्टा होने से। और दूसरे स्तर पर जो काम होगा कि किसान बहुत प्रोत्साहित रहने लगेगा, बहुत प्रोत्साहित रहेगा किसान। कैसे प्रोत्साहित रहेगा कि किसान को मान लो लिख करके चला गया कि 3 कुंटल तुम्हारे खेत में अनाज पैदा होगा, तो अब किसान के दिमाग में क्या आएगा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूं,
3 का 4 कुंटल पैदा कर लूँ, क्योंकि देना तो हमें 3 ही कुंटल के हिसाब से है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लूँ ताकि हमारा फायदा हो सके। तो इस पर 2 स्तर पर काम होने लगा। एक तो ज़्यादा टैक्स वसूली से किसान बच गया, दूसरा किसान बहुत प्रोत्साहित रहने लगा कि हम क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, क्योंकि हमें तो टैक्स 3 ही कुंटल के हिसाब से देना है। अगर 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल इस ज़मीन से मैं पैदा कर लिया तो वो सब हमारा हो जाएगा, कोई अधिकारी इसको आकर के मुझसे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। ठीक, तो ये 2 स्तर पर काम हो गया इस पट्टा वाली व्यवस्था से। ठीक, अब आप पूछेंगे लगान के अतिरिक्त कोई और टैक्स था क्या? ठीक, लगान के अतिरिक्त कोई और टैक्स था क्या? मैं कहूँगा हाँ, एक और टैक्स था। उस टैक्स को कहते थे लगान के अतिरिक्त। लगान के अतिरिक्त मैं यहाँ लिख देता हूँ, लगान के अतिरिक्त क्या था? एक तो लगान हो गई 1/1/3 हिस्सा। एक जगह उल्लेख मिलता है कि मुल्तान में 1/4 लेता था, है ना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात इस पर नहीं है। जहाँ भी आपको मिले 1/1/3 ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग 1/3 से ही सहमत होते हैं। एग्जाम वगैरह में भी यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, मुल्तान में 1/4, इसका कोई ठोस सबूत या ठोस कारण मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बता रहा हूँ, बस लिख दिया हूँ कि हाँ मुल्तान वगैरह में 1/4 लेते थे। लेकिन आप 1/3 को बहुत ध्यान रखेंगे, 1/3 लिया जाता था। हम मैं क्या बात कर रहा था, लगान के अतिरिक्त, यानी ये जो लगान 1/1/3 लगान है, इसके अतिरिक्त भी कोई टैक्स था? तो आप बोलेंगे हाँ, एक छोटा सा टैक्स था और छोटे छोटे 2 टैक्स थे। एक छोटे छोटे 2, अरे यार मैं कहाँ लिख दिया, अरे ये वाला समझा रहा हूँ। लगान के अतिरिक्त 2 टैक्स थे, एक था जरीबाना और एक था महासिलाना। एक क्या था? एक जरीबाना था लगान के अतिरिक्त, एक जरीबाना था और एक महासिलाना था। ये जरीबाना क्या था? तो जरीबाना वो था कि जैसे कोई ऑफिसर आके ज़मीन की आपको नापने आया, पैमाइश करने आया, तो पैमाइश करने का खर्चा वहन करना पड़ता था किसान को ही। और किसान कितना वहन करता था? तो 2.5% वहन करता था। और 2.5% किसका? भू राजस्व का। भू राजस्व का 2.5%। समझ में आ गई बात? अगर 1 कुंटल है, भू राजस्व कितना है? 1 कुंटल है तो कितना? 2.5 किलो। 2.5 किलो क्या करेगा किसान? उसको दे देगा जो अधिकारी आएगा लेने, जो अधिकारी पैमाइश करने आएगा ज़मीन की। तो एक जरीबाना टैक्स था, यानी जो पैमाइश करने आएगा वो जरीबाना लेगा। और एक था महासिलाना। महासिलाना क्या था? महासिलाना जो टैक्स की वसूली करने आता था, जो टैक्स की वसूली करने आता था। तो कुल मिलाकर के 2 अलग अलग और टैक्स देने पड़ते थे। एक जरीबाना देना पड़ता था उसको जो पैमाइश करने आएगा, और एक महासिलाना देना पड़ता था उसको जो टैक्स वसूल करने आएगा। समझ में आ गई बात? तो 2 अलग अलग तरीके के टैक्स थे। तो एक टैक्स क्या हो गया? लगान के रूप में, भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो उपज का 1/3%, 1/3 भाग था। और एक टैक्स था, 2 अलग अलग और टैक्स थे लगान के अतिरिक्त। एक था जरीबाना, जो भूमि की नपाई करने या भूमि की पैमाइश करने या भूमि का सर्वेक्षण करने जो आता था उसको दिया जाता था। और एक था महासिलाना जो टैक्स की वसूली करने आता था उसको दिया जाता था। अब पूछेंगे आपकी लगान की वसूली किस रूप में की जाती थी? तो लगान की वसूली जो की जाती थी, या तो वो नकदी रुपया के रूप में की जाती थी, या तो फसल के रूप में की जाती थी। नकदी का मतलब क्या है कि मान लो 1 कुंटल गेहूं है, 1 कुंटल गेहूं आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप 1 कुंटल गेहूं का दाम दे दीजिए। मान लो 1500 रुपये आज दाम चल रहा है, या 1600, 1700, 1800 जो भी चल रहा है उस समय मार्केट में जो भी दाम चल रहा हो कुंटल का, तो आप नकदी रुपया दे दीजिए, या तो आप क्या करिए फसल ही दे दीजिए, वो फसल ही 1 कुंटल दे दीजिए। लेकिन जो शेरशाह सूरी के अधिकारी थे या शेरशाह सूरी था, वो नकदी को वरीयता देते थे। क्यों? क्योंकि नकदी रुपया ले लेने में, रुपया को ले आने में आसानी थी। नहीं तो पता चला गांव में जाकर के किसान से 1 कुंटल गेहूं ले लिए, अब गधा खच्चर पे ढो रहे हैं, तो ढुलाई उलाई में समस्या होती थी। तो इसीलिए वो क्या करते थे? नकदी को वरीयता देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करने का प्रयास करते थे। लेकिन कभी कभी जो न खराब होने वाली फसलें हैं, जैसे गेहूं, चावल, इस तरह की चीज़ें हैं जो लंबा चलेंगी, उसको फसल के रूप में भी स्वीकार कर लिया करते थे। लेकिन जो फसल खराब होने वाली है, जैसे सब्जियों वगैरह की खेती अगर आप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से पैसा ही देना पड़ेगा। जैसे आलू, गोभी, ये सब बो रहे हैं ज़्यादा टाइम, तो आलू तो मान लो ज़्यादा टाइम चलता है, जैसे गोभी बो दिए, लौकी बो दिए, पलकी बो दिए, तो ऐसी चीज़ें अगर आप बो रहे हैं तो क्या करेंगे? आपको नगदी रुपया देना ही देना पड़ेगा, आपको नगदी रुपया देना पड़ेगा। और जो खराब न होने वाली फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप बो रहे हैं, तो आप क्या करिए? डायरेक्ट फसल ही दे दीजिए। उसके अधिकारी फसल वगैरह लेकर के कहाँ चले जाते थे? राज दरबार में चले जाते थे, वहाँ दे देते थे। समझ में आ गई बात?
तो ये रही पूरी शेरशाह की व्यवस्था। और ये पूरी जो भू राजस्व व्यवस्था है किसके लिए है? किसानों को शोषण से बचाने के लिए है, और किसानों को शोषण से सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए, क्योंकि शेरशाह सूरी का बैकग्राउंड ऐसा था कि वो क्या करता था, किसानों के प्रति बहुत गहरी संवेदना थी। समझ में आ गई बात? तो अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ध्यान क्या रखना है, माप के लिए गजे सिकंदरी यूज होता था, उपज का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था, भूमि का पट्टा, कबूलियत पत्र, लगान के अतिरिक्त 2 शुल्क, जरिमाना, महासिलाना। लगान कैसे ली जाती थी? नकदी ली जाती थी और फसल के रूप में भी ली जाती थी, लेकिन नकदी को वरीयता दी जाती थी। किसान बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली से बच गया, प्रोत्साहित रहने लगा, और इस तरह से किसानों का शोषण उसने बंद किया। तो शेरशाह सूरी से अगर आपने कुछ सीखा तो ये सीखा कि जब भी आप सरकार में आइए, जब भी आप सत्ता में आइए, उसके बाद आप अपने कमज़ोर वर्गों पर ध्यान दीजिए, किसानों पर ध्यान दीजिए, गरीबों पर ध्यान दीजिए। तो आप भी जब IAS IPS बने, आप भी जब देश के प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री कुछ भी बने, तो इन चीज़ों से सीखें, और ये सीखें कि गरीब आदमियों की सहायता करें, किसानों को ध्यान दें। ठीक? और जैसा आदमी का बैकग्राउंड होता है, आप देखिए ना, उसी तरह का आदमी काम करता है। समझ में आ गई बात? तो शेरशाह सूरी का बैकग्राउंड किससे जुड़ा हुआ था? खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, उसके पिता जागीरदार थे, तो इसीलिए उन चीज़ों को समझता था। आज मोदी जी हैं, मोदी जी का बैकग्राउंड किससे जुड़ा हुआ है? चाय बेचने से। ठीक? चाय बेचने से बैकग्राउंड, तो चाय, मोदी जी पहले चाय बेचते थे ना, लेकिन बेचते अब भी हैं क्या कुछ? लगता है बेचते हैं। कमेंट करके बताइए मोदी जी अब क्या बेचते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये वीडियो ख़त्म हुई यहाँ पर, और आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन सब माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो अगली वीडियो होगी उसमें शेरशाह सूरी के अगले टॉपिक की बात की जाएगी। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।